एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन सही करवाने वाला हूँ आपके बीसीसी 2024 एग्जाम में। बता रही होगी कि एग्जाम में हम ओएमआर फिल तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे भाई? दोनों तरीके से आपका फिजिक्स का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा बहुत कम टाइम में। तो जो चीज आती है उसको बार बार रिवाइज करके टाइम क्यों वेस्ट करना है भाई? टाइम थोड़ी आपके पास, ठीक है। इसी को एक्चुअली स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, जो कि आपका टाइम वेस्ट होने से रोक देगा। और साथ में यार आप सुपर कंप्यूटर बनने वाले हो। इतना मोटा बंडल लेके क्या आप घूमते रहोगे रिवाइज करने के लिए? आपको कुछ ऐसा चाहिए कि आप 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दो। हाय फ्रेंड्स, मैं जायद, थर्ड ईयर बिजनेस नर्सिंग स्टूडेंट एएम से गया। तो यार अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है यार तो आप बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन सही करवाने वाला हूँ आपके बीसीसी 2024 एग्जाम में। ठीक है ना यार, स्मार्ट वर्क करना भी कुछ होता है यार। हार्ड वर्क तो बहुत लोग करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते हैं और बहुत सारा टेस्ट सीरीज देते रहते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्टली काम करोगे ना यार तो आप ये अचीव कर लोगे। ठीक है ना, आप जिससे कम भी मेहनत किए हो ना, मतलब मान लो कि आपसे कोई ज्यादा मेहनत किया, फिर भी अगर आप स्मार्ट काम करते हो और ये 5 पॉइंट फॉलो करते हो, ठीक है, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप ये अचीव कर लोगे और एटलीस्ट इससे ज्यादा ही कर लोगे। समझ में आ रही है? तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ओएमआर फिलिंग। ठीक है, तो यार देखो यार, इस पे कोई बात नहीं करता। ठीक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है ना यार कि इसकी वजह से बच्चों के हर साल कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन गलत होते ही। ठीक है ना यार, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि ऑनलाइन टेस्ट देते हैं और बहुत जगह और भी जाके टेस्ट देते हैं, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट में यार आप जो ओएमआर फिल कर रहे हो उसको आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन आपका जो बीसीसी का एग्जाम होता है यार वो तो ऑफलाइन होता है, उसमें आपको ओएमआर की प्रैक्टिस चाहिए। आपने इस तरीके का एक ओएमआर का कॉपी ले लो। ठीक है ना, या तो अगर ऐसा कॉपी नहीं भी ले सकते यार तो मैं आपको ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डाल दूं ओएमआर, वहां से आप प्रिंट आउट निकलवा देना और प्रिंट आउट के एटलीस्ट 100 फोटोकॉपी करा के एग्जाम के लिए रख लो। तो पहली बात ये समझो कि आपको क्वेश्चंस ओएमआर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं। क्योंकि यार होता है क्या है ना कि एग्जाम का जो एनवायरनमेंट ऐसा होता है ना, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, एंजाइटी आ जाता है, और हमको अगर मान लो कि सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन फिल करना है तो हम यार गलती से सेकंड, और भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं कि एग्जाम में ओएमआर क्वेश्चन के साथ साथ फिल करें या फिर क्वेश्चन पूरा करने के बाद फिल करें। बताता हूँ, देखो आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, आप मान लो कि बायो का कोई आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो। मैंने आपको किताब कौन सा बताया था? MTG नीट फिंगर टिप्स। ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। मान लो कि आपको किसी फिजिक्स का या केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो आप 1 नंबर से स्टार्ट करोगे, फिर दूसरा क्वेश्चन करोगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। तो आप जो ये काम बुक में करते थे ना, ठीक है, तो आपको बुक में नहीं करना, आपको सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के एमआर पे फिल करना, ओएमआर पे। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर सेकंड वाले एमआर पे, और लास्ट में आप जाके क्वेश्चन मिला लोगे कि सही है कि गलत। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा? आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी। ठीक है, कि आप क्या गलती करते हो। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि सेकंड का जो आंसर है वो आप फर्स्ट में फिल कर दे रहे हो या फिर थर्ड में फिल कर दे रहे हो, या फिर किसी तरह का दिमाग में ऐसा क्या आ जाता है कि आपके दिमाग में चल रहा होता है बैक ऑफ द माइंड कि आप डी फिल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप कर देते हो सी फिल। इस तरीके का भी होता है। और एक और चीज होता है कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है जो कि बहुत पढ़ाई करता है, बहुत सिलेबस कंप्लीट कर देता है, बहुत सारा मॉक टेस्ट पेपर, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, फलाना ढिमकाना पूरा का पूरा चाट जाता है, सब कुछ अच्छे से करता है, लेकिन लास्ट में ये गलत कर देता है, सिलेक्शन वहीं पे खत्म। अब लोग इसको क्या बोलेंगे? पढ़ के नहीं गया होगा। गलती क्या थी? ओएमआर वाली। अब बंदा पूरा मेहनत करके जा रहा है, सिर्फ यही गलती कर रहा है और इसकी वजह से उसका पूरा एग्जाम खत्म। तो इस चीज को अगर आप करेक्ट करते हो तो आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन अपने सही कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? और यार अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो सिर्फ आप बुक पे मार्क कर रहे होते हो, ठीक है ना, लेकिन अगर आप ओएमआर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक हैबिट बन जाएगा, और हैबिट जो चीज की बनती है ना यार, तो उस पर आपको बहुत तगड़ा कमांड आ जाता है, और उसके बाद में फिर वो चीज गलत होना बहुत नेक्स्ट में इम्पॉसिबल हो जाती है। समझ रहे हो इस बात को? अगर आपका ये चीज सही हो जा रहा है, बुक की जगह आप ओएमआर पे फिल कर रहे हो, तो ये चीज आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा, एग्जाम में बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो आपका जो ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये 100% सॉल्व हो चुका होगा और आप दूसरे बच्चों से
कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सही करके आ रहे होगे। तो यार आप बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि एग्जाम में हम ओएमआर फिल तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे भाई? क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि एक तो हम क्वेश्चन करने के साथ साथ एक ओएमआर फिल कर दें, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि लास्ट में ओएमआर फिल करें। तो देखो यार, एग्जाम जब आप दे रहे होते हो तो आप सिर्फ ये देख रहे होते हो कि कितना टाइम बचा हुआ है, लेकिन ये नहीं देख रहे होते कि आपने ओएमआर फिल किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना कि लास्ट में आपको एकदम से दिमाग में आता है कि अच्छा हमने क्वेश्चन पेपर पे टिक कर दिया कि कौन सा सही है, लेकिन ओएमआर पे कुछ टिक नहीं किया। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है ना, फिर होती है एंजाइटी, पैनिक। ठीक है, तो उसमें आप ओएमआर गलत कर देते हो। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही है कि आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हो ना, वैसे ओएमआर फिल कर दो। ठीक है, अगर फिर भी आपको डाउट रह रहा है किसी क्वेश्चन पे, तो उस पे सर्कल करके क्वेश्चन पे छोड़ दो, या फिर आप 1 से 10 तक क्वेश्चन कर लो। ठीक है, इसके आंसर क्वेश्चन पेपर पर टिक कर लो और बाद में आप ओएमआर पे उसको फिल कर लोगे। ठीक है ना, लेकिन हाँ, 10 क्वेश्चन से ज्यादा ऐसे मत करना। 10 क्वेश्चन पेपर पे किया, उसके बाद फिर ओएमआर पर 10 क्वेश्चन को उतार दिया, ताकि बाद में आपके लिए वो एंजाइटी और पैनिक अटैक जो होता है ना, उस टाइप का सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। तो यार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आप क्वेश्चन के साथ साथ ओएमआर फिल कर लो, क्योंकि यार जब आप एग्जाम देते हो ना, उसके बाद जब ओएमआर फिल करते हो तो आपको एक ओएमआर फिल करने में, एक गोला फिल करने में एटलीस्ट 6 सेकंड तो लगता ही होगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं यार कि आपको 6 सेकंड लगता होगा। ठीक है, और क्वेश्चन हमारे पास कितने होते हैं बीसीसी में एक एग्जाम के? 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम 60 से डिवाइड करें तो कितना आता है? 10 मिनट। ठीक है, तो अगर आप 10 मिनट लेते हो, ये तो मिनिमम है भाई। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे पतला पेन हो गया तो और भी ज्यादा लग सकता है, 10 से 15 सेकंड भी एक ओएमआर पे लग जाते हैं, ये मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो आपको समझ लो कि 10 से 20 सेकंड, 10 से 20 मिनट आपको ओएमआर फिल करने में लग जाएगा। और एग्जाम के लास्ट टाइम में अगर आप ये टाइम पैनिक कर जाओगे, ठीक है, तो आप कितना ओएमआर सही कर पाओगे? ये बताओ, कितना गलती का गुंजाइश बढ़ जाएगा आपका? आपने जो पूरा साल मेहनत किया है यार, ठीक है, वो सिर्फ इस 10 से 20 मिनट की वजह से आपका कचड़ा हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा था। ठीक है ना, रिजल्ट नहीं आएगा, रोते रहोगे। इसलिए इस चीज को एकदम सही करो। और ये ओएमआर प्रैक्टिस की वजह से आपको कम से कम तो 4 से 5 क्वेश्चन सही करवा दिए हैं मैंने। ठीक है ना, तो इस पे फोकस करो। तो यार फर्स्ट पॉइंट के बाद हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो कि है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अब एक बात समझो यार, बायो और केमिस्ट्री हर बच्चे का लगभग सही होता है, ठीक ठाक होता है। ठीक है, लेकिन जो फिजिक्स होता है ना, वो थोड़ा डबाडोल होता है। लेकिन फिजिक्स जो होता है, सब बच्चों को पता होता है यार कि ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस मेडिकल एग्जाम हो, तो उसमें जो फिजिक्स होता है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चे फिजिक्स नहीं कर पाते हैं। और फिजिक्स क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये ज्यादा लेंथी होता है, ज्यादा टाइम लगता है, ऊपर से डिफिकल्ट होता है, ऊपर से इसके फॉर्मूले ढंग से दिमाग में नहीं रहते, ऊपर से बहुत तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। समझ इस बात को? तो अगर आप इस चीज को सही कर लेते हो किसी भी तरीके से, चाहे आप आसानी से करो, चाहे आप घूम घाम के हार्ड वर्क करके करो, ठीक है, किसी भी तरीके से आप इस चीज को सही कर लेते हो, तो आप कम से कम समझ लो कि 95% बच्चों से ज्यादा अच्छा कर लो। समझ लो इस बात को? तो इसके लिए सबसे पहला मेरा पॉइंट है वो ये है, इसी में है ये पॉइंट, मान लो कि आपको एक फिजिक्स का फॉर्मूला बुक बनाना है, या फिर आप फ्लैश कार्ड भी बना सकते हो, या फिर कोई भी आप पेपर पे लिख के दीवार पे चिपका लो। ठीक है, इस तरीके से भी अगर आप करोगे ना, और दीवार पे जो चिपका के उसको डेली देखते भी रहना है, और जो भी बना रहे हो उसको पढ़ना भी है। ठीक है ना, डेली रिवीजन भी करना है उसका। तो इस तरीके से आप डेली रिवीजन करते हो ना, तो आपका जो फिजिक्स है उसका जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा वो कभी गलत नहीं होगा। क्योंकि यार देखो, आपने बहुत बार ऐसा नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको समझ में ही नहीं आता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रेडियस का यूज हो रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर रेडियस के कितने स्क्वायर लग रहे हैं, वो समझ में ही नहीं आता। ठीक है, तो अगर आपका कमांड फिजिक्स के फॉर्मूला पे अच्छा होगा, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा एग्जाम कर सकते हो फिजिक्स का। और आपका यार देखो, इस चीज की वजह से आपका फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और गलत अगर नहीं होगा तो समझ लो कि आप एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन सही कर लोगे, अगर आपका ये चीज फॉर्मूला सही हो जाता है तो फिजिक्स का। और फॉर्मूला देखो यार, आपको तो रटना ही है, ठीक है, लेकिन एक और तरीका है फॉर्मूला को अच्छे से याद करने का। क्योंकि यार कोई भी चीज को अगर आप बार बार करते हो
मैंने बताया था, टाइम देते हो, बार बार करते हो, तो वो चीजें आपके दिमाग में घुसने लगती है। ठीक है, तो आपके यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और साथ में ये चीज को और मजबूत दिमाग में करने के लिए, मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन, मतलब फिजिक्स के फॉर्मूले को और ज्यादा दिमाग में मजबूती से बैठाने के लिए एक तरीका है, वो सुनो कि आपकी जो बुक है ना फिजिक्स का, उसमें ऐसा इंडेक्स दिया हुआ रहता है। ठीक है, सारे के सारे चैप्टर्स होते हैं। मान लो कोई एक चैप्टर है A B C D E F G, तो आप क्या करोगे ना कि आप 5 चैप्टर पकड़ लो। ठीक है, इस 5 चैप्टर में से रैंडमली 5 क्वेश्चन उठा लो हर एक चैप्टर से। ठीक है, मान लो फर्स्ट चैप्टर का 5 क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर का 5 क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर का 5 क्वेश्चन। लेकिन यार ये जो क्वेश्चंस होंगे ना, ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए, ना बहुत सिंपल ना बहुत ज्यादा हार्ड, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए। अब क्या करोगे, ऐसे करोगे तो ये 5 जो चैप्टर आपने चुने हैं, तो आपके यहाँ से 25 क्वेश्चन निकल के आएंगे। अब इस 25 क्वेश्चन को आपको डेली 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, किसी भी तरीके से ये 25 क्वेश्चन को डेली आपको रिवीजन करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो फिजिक्स है और जो फिजिक्स का सिलेबस है वो बहुत अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा बहुत कम टाइम में, क्योंकि आप डेली 5 चैप्टर पढ़ रहे होगे, ये समझ लो। ठीक है ना, डेली अगर आप 5 चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा फिजिक्स का। ठीक है, और साथ ही साथ आपका सिलेबस पे कमांड हो जाएगा, आपका फॉर्मूला बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इससे आपका एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आप दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में अच्छा करके आओगे। समझ लो इस बात को। तो आपका देखो यार, फर्स्ट पॉइंट मैंने OMR फीलिंग बताया था कि 4 से 5 क्वेश्चन आप दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में सही कर लोगे। और फिजिक्स सही करने से आप एटलीस्ट कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में सही कर लोगे। और एक और चीज कि फिजिक्स का हर एक क्वेश्चन जो होता है ना, वो बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक और चीज कर सकते हो आप, ये करने के साथ साथ आप PYQ भी कर सकते हो। ठीक है, और एक और चीज बता रहा हूँ कि अगर आपको ये नहीं करना, मान लो इसमें आपको थोड़ा झंझट लग रहा है, तो आप सिंपल से काम करो कि जो मॉक टेस्ट पेपर होता है ना फिजिक्स का, ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर फिजिक्स का डेली एक दे दिया करो। या फिर आप कोई भी PYQ उठा लो जिसमें सिर्फ फिजिक्स का उठाना है आपको, और उसको आप कंप्लीट कर लो एक डेली। ठीक है ना, या तो आप ये चीज कर लो मॉक टेस्ट वाला सीन, या तो आप ये चीज कर लो 5 क्वेश्चन करने वाला सीन। दोनों तरीके से आपका फिजिक्स का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा बहुत कम टाइम में, और आपका फॉर्मूला पे भी बहुत ज्यादा कमांड आ जाएगा, जिसकी वजह से आप दूसरे बच्चों की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन अच्छा सही कर पाओगे। तो यार इन दोनों पॉइंट में हमने देखा कि किस तरीके से हम अपना दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में अपना ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, जो कि है कि आप यार PYQ सॉल्व करोगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार देखो, अगर नहीं भी देखो, मैं इस वीडियो में जो भी इंक्लूड कर रहा हूँ यार वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर मैं PYQ बोल रहा हूँ तो उसका भी कुछ मतलब है, समझ लो इस बात को। PYQ इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि डायरेक्टली PYQ से उठ के आते हैं। ठीक है, और साथ में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे इससे, क्योंकि हो सकता है कि कोई कॉन्सेप्ट का वाला क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में ना आए, लेकिन उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आएगा। ठीक है, ऐसा होता ही है, समझ रहे हैं इस बात को। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम पेपर देख के बोलते हैं कि NCERT से क्वेश्चन नहीं आया, बाहर से आ गया, लेकिन अगर आप कोर कॉन्सेप्ट देखोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन का कोर कॉन्सेप्ट NCERT से ही होता है। ठीक है ना, तो आप PYQ सॉल्व करोगे और साथ में मॉक टेस्ट पेपर भी सॉल्व करोगे। ठीक है, और आप पूछोगे कि कब सॉल्व करना है भाई, तो हर 4 दिन पे। अब मैं बता रहा हूँ, बाकी बच्चे क्या करते हैं ना कि सिर्फ सिलेबस के रिवीजन करने पे ध्यान देते हैं। ठीक है, या फिर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना तो ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप ये करते हो ना, PYQ सॉल्व कर रहे हो, मॉक टेस्ट पेपर भी दे रहे हो, और इतनी कंसिस्टेंसी अगर आप एग्जाम के टाइम तक बरकरार रखते हो, तो आप यकीन मानो यार कि आप कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में ज्यादा एक्स्ट्रा करके आओगे। और ये जो 5 से 6 क्वेश्चन है ना, ये कंसेप्चुअल बेस्ड होंगे, और जो कि डायरेक्टली PYQ के कॉन्सेप्ट से उठ के आ रहे होंगे। समझ लो इस बात को। सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं है, आपके PYQ भी सारे के सारे कंप्लीट होने चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दे रहा हूँ कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो PYQ होते हैं, कौन से एग्जाम्स के होते हैं, तो यार नीट के होते हैं, जो कि 2016 के बाद के। ठीक है ना,
2016 के बाद के जो क्वेश्चन है ना यार, हर एक क्वेश्चन बहुत तगड़े तरीके से फ्रेम किया गया है और उन सारे क्वेश्चंस को आप एकदम रट लेना है। आपको ऐसा होना चाहिए कि अगर 2016 के बाद का नीट का कोई भी क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में थमा दिया जाए तो आप 720 में से 720 नंबर लेके आओगे। समझ रहे इस बात को? इस तरीके से आपको पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूला आपके एकदम दिमाग में फिट हो जाएंगे और आपका जो मेन एग्जाम होने वाला है ना बीसीसी 2024, आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे क्या ही कर दिया, एकदम उड़ा दोगे हवा में, धुआं धुआं कर दोगे। समझ इस बात को? तो ये 3 चीज करो, ठीक है। तो यार ये चीज करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि है आपका नोट्स बनाना। देखो यार, आप अपना नोट्स बनाते हो, आपने कोई लेक्चर देखा, वन शॉट वीडियो देखा, आपने नोट्स बना लिया, उससे आपने रिवीजन कर दिया, ठीक है, लेकिन उससे आप कितना रिवीजन कर पाओगे? इतना मोटा बंडल लेके क्या आप घूमते रहोगे रिवाइज करने के लिए? आपको कुछ ऐसा चाहिए कि आप 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दो। समझ में आ रहा है? और ये कैसे होगा? सिंपल है यार, ज्यादा मुश्किल थोड़ी ना काम है। देखो, आपको क्या करना है ना कि आप ये काम करोगे ना, मॉक टेस्ट पेपर दोगे और पीवाईक्यू करोगे, ठीक है, तो आपको ना बहुत सारा डाउट आएगा, ठीक है, बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, डाउट होंगे, अलग अलग तरीके का सिचुएशन क्रिएट होगा, बहुत सारी गलतियां होंगी, ठीक है ना। तो उस गलती को यार ऐसे थोड़ी ना खाने दोगे। तो आपको ना यार कॉपी लेना है, ठीक है ना, कोई पतला सा कॉपी उठा लेना, ठीक है, उसमें कॉलम दे देना है, एक जगह फिजिक्स का, ठीक है, और 10 पेज के बाद दे देना है बायो का, और फिर 10 पेज के बाद केमिस्ट्री का कॉलम लगा देना। अब इसमें क्या करना है कि फिजिक्स का आपको जो भी गलती हुआ है मॉक टेस्ट पेपर में या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो उस जो कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट, तो उस क्वेश्चन का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो आपको एक लाइन में लिख लेना है, ठीक है, एक पॉइंट बना के एक लाइन में लिख लिया। अब फिर कोई दूसरा क्वेश्चन गलत किया होगा, नंबर तो डाला, उसका कोर कॉन्सेप्ट दूसरे पॉइंट में लिख लिया, फिर ऐसी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा ना कि आपको जो चीज आती है, ठीक है, वो आप रिवीजन नहीं करोगे बार बार, लेकिन जो चीज नहीं आती है और जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट पेपर से है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप बार बार रिवाइज कर रहे हो। क्योंकि यार आप उसी चीज को, जो आपने नोट्स बना रखे हैं, उसी चीज को बार बार रिवाइज करोगे। जो चीज आती है, जो चीज नहीं आती है, तो जो चीज आती है उसको बार बार रिवाइज करके टाइम क्यों वेस्ट करना है भाई? टाइम थोड़ी आपके पास टाइम नहीं है। तो इसलिए इतना पतला सा आपके पास कॉपी रहेगा, इसमें आपका पूरा सिलेबस रहेगा। ऐसे करके घुमा दोगे तो यार आपका पूरा सिलेबस एकदम से रिवाइज हो जाएगा। समझ इस बात को? और ये बहुत बच्चे नहीं करते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का लेके पहुंच जाते हैं एग्जाम सेंटर पे रिवाइज करने, और बैठ के एक चैप्टर में 10 मिनट लगा रहे। भाई ऐसे करोगे यार कहाँ से होगा? सबसे पहले बात यह है कि आपको नोट्स बनाना है, ठीक है, और इसको मैं नाम देता हूँ क्विक नोट्स। ये आपको ना बाकी बच्चों से बहुत आगे ले जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप डेली पूरे सिलेबस को रिवाइज कर रहे होगे। तो आपका जो मॉक टेस्ट पेपर दोगे ना, इसमें आपको बहुत स्पीड से आपका नंबर बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो इससे आप मान लो कि कम से कम आप 5 से 6 क्वेश्चन दूसरे बच्चों की कंपैरिजन में सही करके आने वाले हो। समझ रहे हो इस बात को? तो ये चीज, ऐसा नोट्स बनाओ, ये चीज जरूर फॉलो करो। तो फ्रेंड्स, आपने 4 चीजें देख ली, तो यार इससे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही होने वाला है, और ये बिल्कुल स्मार्ट स्टडी है, ठीक है, इसी को एक्चुअली स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। लेकिन यार एक और पॉइंट ऐसा बचा हुआ है ना, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका टाइम वेस्ट होने से रोक देगा, ठीक है, और साथ में ना आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, और साथ में यार आप सुपर कंप्यूटर बनने वाले हो। समझ लो इस बात को? तो ये जो पॉइंट है, ये इसी का अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। अब देखो यार, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपको बहुत सारा चीज याद नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई सेल का डायमीटर हो गया, या फिर फोटोसिंथेसिस का कोई रिएक्शन हो गया, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हो गया, या फिर कोई साइंटिस्ट का नाम हो गया, बहुत तरह की चीजें होती है। कोई ईयर हो गया, कोई सन हो गया, कि कौन से साल में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ठीक है, या फिर कौन किसका फादर है, कौन किसका मदर है, बहुत तरह की बातें होती है, ठीक है। तो ये चीजें यार याद नहीं रह पाती कभी कभी। तो इसी को सॉल्व करता है ये 5वां पॉइंट, कि आपको एक पॉकेट नोट बना, ठीक है। तो ये क्या बना भाई, करेंगे कैसे? तो देखो यार, सबसे पहले आप एक इस तरह का पेपर ले लो, ठीक है, इस तरह का पेपर को फोल्ड करो, एक और बार फोल्ड करो, एक और बार फोल्ड करके इस तरह का छुट्टू बना लो, ठीक है। अब यार एक काम कर सकते हो, यहाँ से इसको काट दो और यहाँ से काट दो, मतलब इतना छोटा पेपर का आप एक डायरी बना लो, ठीक है। अब यार इसको आप थोड़ा मोटा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन इसका क्या काम है ना कि ये आपके जेब में कभी भी रह सकता है। समझ लो इस बात को?
तो इस पे हम क्या करेंगे ना कि वो चीजें जो इस चीज ये प्रॉब्लम जो ये चीज हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही है ना, मतलब कि वो चीज जो तुमको याद नहीं रहती है, ठीक है, बार बार आप भूल जाते हो, 1967 की जगह आप 1965 डाल देते हो, ठीक है, या फिर 1987 डाल देते हो, या फिर कोई साइंटिस्ट या फिर फादर का नाम आप गलत कर रहे हो तो बार बार, ठीक है, सिर्फ वही चीजों को इसमें इंक्लूड करोगे। यार लाइफ में ऐसा बहुत सारा काम होता है जिसमें आपको ना चाहते हुए भी अपना टाइम वेस्ट करना ही पड़ता है। जैसे कि आप मान लो यहाँ से कहीं जा रहे हो, ठीक है, मान लो कि आधे घंटे के लिए जा रहे हो, या फिर 5 मिनट का रास्ता है, या फिर 10 मिनट का रास्ता है, या फिर मान लो कि आपकी मम्मी खाना लगाने वाली है और उसमें आप बैठ के वेट कर रहे हो, ठीक है, या फिर मान लो आप टॉयलेट करने चले गए, बहुत देर तक वहीं लगे पड़ो, ठीक है। तो यार बहुत तरह की चीजें होती है, ठीक है ना, जहाँ पे आपको मजबूरी में टाइम वेस्ट करना ही होता है, समझ रहे हो इस बात को। या फिर आप मान लो नहाने जा रहे हो और भाई को बोल दिया शैम्पू लाने के लिए, शैम्पू लेके आ रहे हो, ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में आपको यार ये चीज जो है ना, ये चीज आपका ना जान बचा लेगा, समझो इस बात को। आप ये भी कर सकते हो कि अपने फोन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, लेकिन फिर भी आप बोर हो गए, कुछ भी आपके पास करने के लिए नहीं है, ठीक है, तो आप टाइम वेस्ट करने लग जाओगे, ठीक है। उससे अच्छा ये है ना कि आप ये चीज निकालो और इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो मेरे भाई, क्योंकि आप अगर पढ़ोगे ना यार तो आपका एक तो टाइम मैनेज होगा, साथ में आपकी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी रहेगी, समझ रहे हो, साथ में आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा होगा, साथ में आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये चीज करते हो ना तो एटलीस्ट आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके ही जाओगे ये चीज करने से, समझ रहे हो बात को। ये चीज आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आने वाला है, तो उस चीज खाली टाइम में आप ये वाला चीज निकालो, ठीक है, और इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। बस जब तक आपका जो दूसरा काम है वो नहीं आ जाता तब तक इसको पढ़ते रहो, आपका टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। और साथ में यार आपको जो चीजें नहीं याद होती है, जो आप गलती करते हो वो आपकी सुधर जाएगी। अगर आप ये 5 पॉइंट फॉलो करते हो ना भाई, तो आपका जो एग्जाम का प्रिपरेशन है ना वो एकदम 5 गुना हो जाने वाला है, बहुत तगड़े तरीके से इम्प्रूव होगा। और आप इस तरीके से एग्जाम में जाओगे ना भाई, तो आप चलता फिरता ठंडा रहोगे एकदम, तुरंत एकदम एग्जाम में जाओगे, फोड़ के आओगे एकदम, समझ इस बात को। और मेरी बात याद रखो, ये 5 पॉइंट को हल्के में मत लो भाई, इस 5 पॉइंट को बिल्कुल अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करो। यार देखो ये चीजें तो ठीक है, बाकी मैंने एक सिलेबस कंप्लीशन पे वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाके आप देख सकते हो, उससे आप फ्री में यूट्यूब से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट भी डाला है कि कहाँ से आपको पढ़ाई करना है और कौन से टीचर बेस्ट रहेंगे आपके लिए, ठीक है। और साथ में मैंने इस वीडियो में बुक भी रिकमेंड किया है कि किस तरीके से आप कौन सा बुक फॉलो करोगे, और मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी वीडियो बनाया। तो यार देखो आपके ऊपर है, मेरे चैनल पे ना यार सफिशिएंट वीडियोस है आपके प्रिपरेशन के लिए कि आपका BC से 2024 एकदम अच्छे से हो जाए। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, जो भी वीडियो आपको रिक्वायरमेंट लग रही है कि ये वीडियो हमको देखना है, वो वीडियो जाके देखो और अपना रिक्वायरमेंट पूरा करो यार। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो यार, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस हो जाएंगे। और थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलता हूँ इस वीडियो में।